हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे जो कि हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा से। सबसे पहले हम लोग भाषा का मतलब समझते हैं। भाषा एक संस्कृत शब्द है भाष, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब भाषा कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे मौखिक भाषा जो कि मैं इस समय उपयोग कर रहा हूँ, या फिर लिखित भाषा जो कि जैसे मैंने लिख रखी है यहाँ पर, और सांकेतिक भाषा जिस तरह से मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके संकेत दे रहा हूँ आपको। तो अब भाषा से समझते हैं भाषा की क्या इकाई होती हैं। भाषा जो है, भाषा से छोटी इकाई है वाक्य। वाक्य से फिर उपवाक्य, फिर पदबंध, फिर पद, फिर अक्षर और फिर ध्वनि या वर्ण। तो इस तरह से इसका चलता है भाषा का। और इस भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है या वर्ण। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि हिंदी जो है एक भाषा है, और हिंदी का भाषा का एक वाक्य है, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मोहन बीमार है। तो ये हमारा एक वाक्य है। अब इसका उपवाक्य क्या हुआ, मेरा भाई मोहन बीमार है। तो इसमें क्रिया है, जैसे कि है जो है यहाँ पे क्रिया है, जो कि अनिवार्य होती है एक उपवाक्य के लिए, और अधिकतर इसमें पूरा भाव होता है। अब इस पदबंध मेरा भाई मोहन, तो इसका ये इससे भी छोटी इकाई हुई पदबंध। अब पदबंध से छोटा इकाई पद, यानी कि मोहन, या इसमें मेरा या भाई कोई भी शब्द ले लें तो वो पद कहलाएगा। फिर अक्षर। अब मोहन में 3 अक्षर हैं, मो प्लस हा प्लस ना। अब इस अक्षर को भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं, माँ आधा माँ और ओ की मात्रा में, और हा को आधा हा और आ में, और ना को आधा ना और आ में। तो इस तरह से अक्षर जो है वो विभाज्य हैं। वर्ण इतनी सबसे छोटी इकाई है जिसका हम लोग विभाजन आगे नहीं कर सकते हैं, तो ये वर्ण कहलाती है। अब वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णमाला क्या है, अब इन्हीं वर्णों को अगर हम लोग व्यवस्थित कर दें तो ये वर्णमाला कहलाएगी, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे वर्णमाला किस तरह से व्यवस्थित होती है। अब वर्ण भी 2 में विभाजित हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये बेसिक एंड इसमें डिफरेंस होता है स्वर और व्यंजन में। तो स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोलने जाने हैं, उसमें किसी भी कोई आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके किसी का जीभ या दांतों का। जबकि व्यंजन जो है, इसमें जीभ का बड़ा उपयोग होता है, और जीभ जो है आपके पैलेट यानी कि तालू से छूती है, या फिर कंठ में कहीं से हवा के विरोध होता है, जिससे व्यंजन बनते हैं। और इसमें जैसे वर्णमाला में आ का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे कि का जो है बिना आ के इस्तेमाल किए नहीं उच्चारण किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे मानक हिंदी वर्णमाला। अब हम लोग जानते हैं मानक हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि संस्कृत में भी प्रयोग की जाती है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं। तो ये उच्चारण के हैं, लेकिन लेखन के आधार पर यहाँ पे 52 वर्ण हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन, इसमें और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाएगा तो हम लोग को इसका उत्तर 52 वर्ण देना होगा कि हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं, और जिसमें से 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। परंपरागत तौर पर 46 वर्ण, तो इसमें 46 वर्ण हैं, जिसमें से 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अगर किसी MCQ में अगर 33 व्यंजन का ऑप्शन देते हैं इंस्टेड ऑफ एनी अदर, तो हम लोग 33 व्यंजन पर ही टिक लगाएंगे। और स्वरों में भी 13 स्वर, अगर 13 का नहीं होगा तो 11, और फिर 11 भी नहीं तो 10, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 13 स्वर ही माने जाएंगे हिंदी में, और 33 व्यंजन, क्योंकि जो 2 व्यंजन जुड़े हैं वो हैं अड़ा, और जैसे कि पेड़ में, और पढ़ना का अढ़ा, जो कि देवनागरी लिपि में नहीं होते हैं, वो जोड़े गए हैं हिंदी में।
अब हम लोग बात करेंगे आगत ध्वनियों के बारे में, जो कि विदेशों से आई हैं। आगत मतलब आई हुई ध्वनियाँ, जैसे कि का, खा, गा, जा और फा। ये सभी हमारी हिंदी में या संस्कृत में ये जो थे ध्वनियाँ नहीं पाई जाती थीं, लेकिन अभी जो इतना सारा हिंदी का इंग्लिश के साथ और अरबी फ़ारसी के साथ कांटेक्ट हुआ, तो ये ध्वनियाँ भी हमारी हिंदी का पार्ट बन गई हैं। और अंग्रेज़ी से अ, तो आगत ध्वनियों के, हाँ ये देखने वाली बात है कि का, खा, गा, अगा ये कम प्रयोग होते हैं, जबकि जा और फा अधिक प्रयोग किए जाते हैं। आगत ध्वनियों के साथ हम लोग देखें तो उच्चारण की दृष्टि से 47 वर्ण हो जाते हैं, 10 स्वर और 37 व्यंजन, और लेखन की दृष्टि से 55 वर्ण, 14 स्वर और 41 व्यंजन। इसमें 14 हुए हैं स्वर इस अ की वजह से। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसकी बात कर रहे थे। अगर का, पा, ये हमारे परंपरागत जो तौर पर जो थे वर्ण, उसके अनुसार ये सबसे पहले आते हैं। का से पा तक ये हो गए 25 वर्ण। अंतस्थ 11 लवा, इनको मिला के हुए 29, और फिर इसके बाद ऊष्म ये 4 हुए, तो ये मिला के हुए 33। तो परंपरागत तौर पर हमारे जो वर्ण होते हैं वो 33 होते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन ये अपनी तौर पे वर्ण नहीं है, दो वर्णों को मिला के वर्ण बनाए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो ये अपने आप में कुछ नहीं है, इनको मिला के बनाया गया है, इसलिए ये वर्ण नहीं अक्षर कहलाएंगे। और द्विगुण है हमारे ड़ा और ढा, इस तरह से मिला के 35 व्यंजन हो जाते हैं। और ये रहे 13 स्वर, जिसमें से 10 जो हैं वो उच्चारण की दृष्टि से हैं। उच्चारण की दृष्टि से आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये सब माने जाएंगे, क्योंकि री जो है उसमें रा और ई का स्वर है, तो इसलिए इसको स्वतंत्र नहीं माना जाता। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से इसको हम लोग स्वर नहीं मानते हैं। यही इसके साथ भी है, अम के साथ इसमें आ, मा का स्वर है, और आहा के साथ भी इसमें हा का स्वर आता है, तो सॉरी हा का ध्वनि आती है, इसलिए ये उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं माने जाते हैं। लेकिन हमारी पुराने तौर पर यानी संस्कृत में सारी जो लिखे हुए हैं उसमें ये यूज़ किए जाते हैं स्वर के तौर पे, इसलिए हम लोग इनको स्वर मानते हैं। अब हम लोग इसके आगे का देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन कैसे बने हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे कि क्षा जो है का और शा की मदद से बना है, आधा का और पूरा शा। त्रा जो है वो आधा ता और रा से बना है, जो लोग अब इसको ज्ञा बोलते हैं, जो कि ज्ञा था ये जा और या की मदद से बना है। और श्रा जो है शा, आधा शा और रा से बना है। अब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। स्वरों को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण है उच्चारण की दृष्टि, उच्चारण काल के आधार पर, यानी कि कितने समय तक उच्चारण होता है। तो हर्ष स्वर सबसे छोटे समय में इनको बोला जाता है। दीर्घ स्वर 2 मात्रा का स्वर होता है इसमें, और प्लुत स्वर में 2 से अधिक मात्रा से ज़्यादा के लिए, जैसे कि राम। तो इसको अगर हम लोग बोलें प्लुत स्वर के अनुसार तो बोलेंगे राम, इसमें काफ़ी लंबा खींचा जाएगा। जबकि एक मात्रा वाले स्वर हैं आ, ई, उ और री, ये एक मात्रा के हैं, इनमें बोलने का समय कम रहेगा। जबकि 2 बार आ को मिला के बड़ा आ बनेगा, 2 बार ई को मिला के बड़ी ई बनेगी, 2 बार ऊ को मिला के बड़ा ऊ बनेगा। इस तरह से ये 2 मात्रा के स्वर कहलाते हैं, ऐसे ए, ओ, औ और औ। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर, अगर आप जीभ के आगे का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो अग्र स्वर कहलाएंगे, मध्य हिस्सा इस्तेमाल करेंगे तो मध्य स्वर कहलाएंगे, और पश्च स्वर यानी पीछे का जीभ का हिस्सा इस्तेमाल करेंगे तो पश्च स्वर कहलाएंगे। अब अग्र स्वर में ई, ए और ए है। मध्य स्वर में सिर्फ एक है आ, और पश्च स्वर में आ मतलब बड़ा आ, उ, ओ, औ और औ।
इसमें इसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। मध्य स्वर का तो हम लोग बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ इसमें आ है। फर्स्ट स्वर इस तरह से याद कर सकते हैं, जितने भी राउंडेड यानी जिसमें ओठ गोलाकार हो जाता है, जैसे कि उ ओ, इन सब में जो हमारे ओठ का आकार होगा वो गोल होगा। और सिर्फ इसमें सिर्फ आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसमें हमारा ओंठ जो है वो गोलाकार नहीं होते हैं, और सब जो पश्च स्वर हैं सारे गोलाकार वाले हैं, और फिर बाकी जो बचे वो अग्र स्वर में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि कौन से स्वर किस में आएंगे। अब मुख द्वार के खुलने के अनुसार, तो इसमें विवृत यानी कि पूरी तरह से पूर्णतः खुला हुआ मुंह, अर्धविवृत यानी आधा खुला हुआ, अर्धसंवृत आधा बंद, और संवृत पूरा बंद या लगभग बंद। तो विवृत में आ, क्योंकि आ को बोलते वक्त पूरा आपको मुंह अपना खोलना होता है। फिर अर्धविवृत में आ, ए, औ। फिर अर्धसंवृत, इसमें बहुत ही कम खुलना होगा मुंह, ए और ओ। फिर ई, उ। तो इसमें ना के बराबर मुंह खुलना है। तो इस तरह से ये मुख द्वार के खुलने के अनुसार बांटे गए हैं। अब बारी आती है ओंठों की स्थिति। जैसे कि हमने बताया था, गोल, ओंठों का गोल होना और ओंठों का गोल ना होना। अगर गोल नहीं होंगे तो आवृतमुखी कहलाएंगे, और अगर गोल होते हैं ओंठ तो वृतमुखी कहलाएंगे। यानी कि जब आप देखेंगे शीशे में अपने ओंठों को तो इस तरह का आकार लेंगे, गोल सा। फिर ये सारे स्वर आते हैं ओ, औ, उ, बड़ा ऊ। तो ये सब वृतमुखी हैं, इसको आपके ओंठों का आकार गोल हो जाएगा। जबकि अवृतमुखी जैसे कि आ, ई, ए, इन सब में ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं हवा के मुंह व नाक से निकलने के अनुसार कैसे बांटा गया है। तो निरुनासिका यानी कि मौखिक स्वर, और अनुनासिका स्वर यानी कि जिसमें नेजल साउंड यानी कि नाक से भी हवा जाएगी। इसमें पूर्णतः जो हवा है वो मुंह से निकलेगी, इसमें आधी मुंह से और आधी नाक से हवा जाएगी। तो जितने भी अब तक हम लोगों ने स्वर पढ़े हैं वो सारे मौखिक स्वर हैं, वो सिर्फ केवल मुंह से हवा जाती है। जबकि अनुनासिक स्वर में, जैसे कि जिनमें हम लोग चंद्र बिंदी या बिंदी का प्रयोग करते हैं, वो अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। तो जितने भी हमारे स्वर हैं उनमें हम लोग बिंदी लगा सकते हैं, तो वो सारे अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। जैसे कि महिलाएं में ए, साई में ई, और आ का कोई एग्जाम्पल, तो आँख में आ, ये स्वर है। तो इस तरह से हमारे 10 मौखिक स्वर हैं और 10 अनुनासिक स्वर हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए मुंह के हवा निकलने के अनुसार, मुंह या नाक से हवा निकलने के अनुसार, तो इस तरह से हमारे टोटल 20 वॉवेल्स यानी स्वर हो जाएंगे। अब घोषत्व के आधार पर, यानी कि स्वर तंत्रियों से, यानी कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनसे स्वर स्वतंत्र रूप से निकलते हैं, क्या उनमें कंपन होता है या नहीं। अगर कंपन होगा तो उन्हें घोषत्व यानी सघोष कहलाएंगे वो, और जिनमें कंपन नहीं होता है उनको अघोष कहते हैं। तो जितने भी हमारे स्वर हैं वो सभी सघोष होते हैं। अगर आप अपने गले में हाथ रख के देखेंगे तो सारे स्वर बोलते वक्त आपको कंपन महसूस होगी गले में, तो वो सारे स्वर जो हैं घोषत्व हैं। अब व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन हम लोग जैसे जानते ही हैं, व्यंजन में जो है वो हमारे जो स्वर होते हैं उनमें कोई अवरोध नहीं होता, लेकिन जब व्यंजन बोलते हैं तो जीभ या दंत या किसी भी हमारे मुंह के पार्ट से अवरोध किया जाता है हवा को, जिससे व्यंजन उत्पन्न होते हैं। तो व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन, सबसे पहला विभाजन है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के आधार पर, यानी कि ये कहाँ पे स्पर्श करते हैं हमारे मुंह में, जो जीभ है वो कहाँ स्पर्श करती है हमारे मुंह के हिस्से में। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ, अगर इनसे टकराती है तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
अब उच्चारण के, अब स्पर्श व्यंजन के में भी विभाजन किए गए हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओंठ, यानी कि कहाँ उच्चारण स्थान है। का, ख, का, ख, ग, घ और अंगा, ये सारे जो हैं कंठ में स्पर्श करते हैं, तो ये का वर्ग के हुए। चा वर्ग में चा, छ, ज, झा और ञ। स्पर्श टा वर्ग में मूर्धा, यानी कि टा, ठा, डा, ढ और ण। ता वर्ग में ता, था, द, ध, न। और धा वर्ग में पा वर्ग में पा, फा, ब, भ, म। तो इस तरह से 5 वर्ग किए गए हैं। ये जो है का जो है कंठ से, तालु से यानी कि जो हमारी मुंह की छत होती है उससे प्रोड्यूस होते हैं, और मूर्धा यानी कि एल्वियोलर, यानी कि जो उभार होता है मुंह की छत पे उससे बोले जाते हैं। फिर दंत, दांत से छूती है हमारी जीभ। ओंठ यानी कि ओंठ की सहायता से ओंठ के मतलब छूने से, यानी कि पा 2 ओंठ के उससे होते हैं, फा, बा, भा, म। इसमें सभी में ओंठों का प्रयोग होता है बोलते वक्त। अब घोषत्व के आधार पर सघोष और अघोष, यानी कि जैसे कि अभी हमने बताया था कंपन होती है या कंपन नहीं होती है। तो कंपन होने ना होने के आधार पे जितने भी का, खा वर्ग ये का और खा जो हैं ये सारे अघोष हैं, यानी इसमें कंपन नहीं होती है। जबकि सघोष हैं गा, घा, अंगा, तो इनमें जितने भी आएंगे गा, जा, डा, दा, बा, ये सब सघोष कहलाएंगे। और ऐसे ही ये भी। फिर इसके बाद प्राण के, यानी कि प्राणत्व के आधार पे बांटे गए हैं। तो यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ है हवा। अल्प प्राण में यानी कि कम देर के लिए हवा, यानी कि कम हवा निकलती है, और महाप्राण में अधिक हवा निकलती है। तो इसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, पहला एक का के नीचे जितने भी हैं वो सभी अल्प प्राण वाले हैं। खा के नीचे वाले सब महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण नासिक के। तो का को बोलते वक्त हवा, मुंह से हवा बहुत कम निकलती है, जबकि खा, अगर अपने मुंह पे हाथ लगा के देखेंगे तो खा में हवा काफ़ी महसूस होगी। अब अंतस्थ, यानी कि इसमें हम लोग अंतस्थ यानी कि पारंपरिक वर्णमाला से में स्वर व व्यंजन के मध्य में, ना ही ये स्वर में है और ना ही ये व्यंजन में है, इसलिए इनको अंतस्थ बोला जाता है। तो ये दूसरा वर्गीकरण है। जो वो जितने भी अभी हम लोगों ने वर्गीकरण पढ़े थे वो स्पर्श व्यंजन में थे। अब ये स्पर्श व्यंजन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और उच्चारण के स्थान के आधार पर। अब तो या, रा, ला, वा। या आपका तालु से है, रा दंत से, ला भी दंत से और वा दंतोष्ठ से। और ये सभी सघोष हैं और अल्प प्राण हैं, यानी कि इसमें कम हवा मुंह से निकलती है और इन सभी में कंपन होगा। या वा जो है वो अर्ध स्वर है, यानी कि ये स्वर, और ये कभी कभी स्वर का काम करते हैं और कभी कभी व्यंजन का काम करते हैं। रा जो है लुंठित यानी कि लुढ़का हुआ है, और ला जो है पार्श्विक यानी कि बगल। यानी कि रा को जब बोलते हैं हम लोग तो जो जीभ है वो लुढ़क के ऊपर मुंह के छत को छूती है, और ला में जो है जो जीभ है छूती है जब हमारे मूर्धा जीभ मुंह के छत को, तो हवा जो है वो बगल से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक बगल बोलते हैं। रा में जो है जब हमारी जीभ छूती है तो थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, जबकि ला में जो है पूरी तरह से छूती है हमारी जीभ छत को, जिसकी वजह से हवा जो है बगल से निकलती है। अब बात करते हैं ऊष्म संघर्षी। अब ऊष्म संघर्षी वायु घर्षण जिससे गर्मी पैदा हो, यानी ये वह व्यंजन है जिसको बोलते वक्त वायु जो है वो घर्षण करती है मुंह में, जिस कारण से ऊष्मा निकलती है। जैसे कि शा, इसमें देख सकते हैं जब बोलते वक्त काफ़ी ज़्यादा हवा घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। शा, सा और हा।
ये तालु से निकलता है। शा मूर्धा से, सा दंत से और हा स्वयंत कंठ से। तो जितने भी शा हैं वो अघोष महाप्राण हैं, जबकि हा जो है सघोष महाप्राण है। ये अघोष थे और ये सघोष है। अब उत्क्षिप्त यानी कि जीभ झटके से मूर्धा को स्पर्श कर नीचे आती है, तो इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। तो ड़ा और ढ़ा। फिर अयोगवाह में आ, अम और आ, यानी कि ये आपके ना ही, तो जो अम और आहा जो है ये ना ही स्वर में आते हैं, क्योंकि इनको हम लोग व्यंजन की तरह ही बोलते हैं, और ना ही ये स्वर में आते हैं। हाँ, ना ही ये व्यंजन में आते हैं, क्योंकि इनको स्वर में गणना की जाती है, जिस कारण इनको हम लोग अयोगवाह बोलते हैं, क्योंकि ये इसके बावजूद इसको हम लोग मात्राओं की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारा पार्ट था वर्णमाला पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी इसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो धन्यवाद और बाय।